नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश चुनाव का बस अंतिम चरण बाकी है। पूरी राजनीति अब बनारस के इर्द गिर्द आकर के सिमट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 मार्च तक बनारस में टिकेंगे। प्रियंका गांधी ने भी बनारस में डेरा डाल दिया है। अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरी चरण में इनकी ताकत तय करेगी, किनकी? छोटे दलों की असली अग्नि परीक्षा होनी है। इनकी ताकत तय करेगी कि हवा का रुख किधर है। इसी इलाके से ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल भी आते हैं। ये अपने अपने बड़े राजनीतिक दलों के साथ इनका गठबंधन है। पिछड़ों की हवा किधर जाती है, पूर्वांचल का जो माफियाओं वाला गणित है वो क्या कह रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को क्या ऑक्सीजन मिल गई है। ये तमाम सारी बातें हैं। इन तमाम सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी, कांग्रेस की प्रवक्ता रफत फातिमा और वरिष्ठ पत्रकार जो बनारस से हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज शुरुआत करते हैं। एसएन सिंह जी, ये बताइए, बनारस में काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ था, क्या उसकी धमक अभी बाकी है? क्या उसका जो हवा की रुख तय किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या वह अभी बाकी है या मुद्दे बदल गए हैं? एसएन सिंह जी। देखिए उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में बुनियादी ढांचे में विकास किया है और जिस तरह से काशी कॉरिडोर का विकास किया गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, अपमानित किया गया और कहा गया ये अंतिम समय में जाते हैं, तो लिहाजा काशी की जनता के पास अब समय है उसको उत्तर देने का। और सिर्फ काशी नहीं, आप देखिए सटे विंध्य क्षेत्र है, आज लगभग केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कुल मिलाकर 300 योजनाएं वहां पे कार्य कर रही है, छोटी बड़ी। कुछ का कार्य संपन्न हो चुका है, कुछ का कार्य हो रहा, कुछ का कार्य भविष्य में होगा। आप देखिए काशी कॉरिडोर का जब विकास होता है तो उसको किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है रोजगार भी मिलता है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि काशी कॉरिडोर के उद्घाटन हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए, तमाम सारी मुद्दे आ गए, रोजगार का मुद्दा आ गया और भी बहुत सारे महंगाई का मुद्दा इस बीच में आ गया। तो क्या काशी कॉरिडोर मुद्दा अब जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें हवा का रुख कायम रख पाएगा या नहीं? मेरा सवाल ये है कि हमने काशी कॉरिडोर का विकास हवा के रूप को देख के नहीं बनाया था। फाउंडेशन डे से हमारा नारा था 370 काशी, मथुरा और अयोध्या, और हम उससे कार्य कर रहे हैं। रही बात विकास की, तो हमने 5 साल में विकास के ही कार्य किए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल विकास के ही कार्य किए। आप देखिए जिस तरह से पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बन रहा है, विंध्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विंध्य क्षेत्र में हर घर जल नल की योजना आ रही है, ये सारे विकास के कार्य हैं। उस विकास को गति मिली है। लेकिन आप देखिए जो छठे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल जो पंचर हो गई है और उसमें हवा भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके इत्र वाले मित्र भी 10 तारीख को देख लेंगे सिंह साहब। ये तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। अब तो जुम्मा 3-4 रोज बचे हैं, किसकी हवा गई है किसकी नहीं, ये बात की बातें हैं। बहरहाल हम लारी साहब से सवाल जान देते हैं। लारी जी, अब क्या मुद्दे हैं आपके पास चुनाव में जाने के लिए? क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3 दिन 5 मार्च तक वहां रहेंगे। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपना कोई जादू दिखा पाएगी? लारी जी। हम तो पूरे प्रदेश में अपना जादू दिखा रहे हैं। अगर हमारा जादू ना चल रहा होता तो ये जो अपने आप को सो कॉल्ड देशभक्त कहते हैं, नारी का सम्मान करने वाले कहते हैं, वो एक मेहमान नारी हमारे वहां आई थी, बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके साथ कितनी बदतमीजी की, धक्का मुक्की तक कर दी। मतलब बंगाल की मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश वालों को भी गालियां दी थी साहब जब बंगाल में चुनाव थे। उन्होंने कहा गंदे लोग आ जाते हैं बंगाल में, इन गंदे लोगों को आने नहीं देंगे, ये बाहरी लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आ जाते हैं। वो तो उन्होंने भी किया था। उपाध्याय जी, आप वहां चुनाव पे मौजूद नहीं थे, मैं ऑन द स्पॉट मौजूद था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, यूपी, बिहार और झारखंड के छठे हुए गुंडे, जिनको कहा जाता बजरंग दल वाले, हिंदू वाहिनी वाले, ये सब छठे हुए गुंडे, ये जाके वहां पे उत्पात मचा रहे थे। उन्होंने इनके लिए कहा, बिहार कहा था। वीडियो उसके उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जब चाहें। खैर एनीवे, आप अपनी बात कहिए।
जो बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो जाके वहां पे सड़कों पे तमाशा करते थे, जो जाके वहां तमाशेबाज बन रहे थे, उनको कहा गया था। इसलिए पहली बात तो ये कर लीजिए। अच्छा चलिए, अगर एक औरत ने थप्पड़ मारा है तो क्या आप उसको पलट के थप्पड़, 2 थप्पड़ भी चौराहे पे मार देंगे? मैं तो आपसे पूछा, इसका मतलब आप यही काम करते होंगे उपाध्याय जी। जो उन्होंने कहा तो हमने एक्शन का रिएक्शन दिया है। क्या आपकी यही सोच है महिलाओं को लेकर? तो भाई बहुत शर्मसार सोच है आपकी, तो बहुत ही छोटी सोच मैं कह दूंगा। आप संपादक जरूर है, आपकी अगर ये सोच हो गई कि महिला ने ऐसा कह दिया तो हमने ये कर दिया। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन वहां रहेंगे। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने से इन जो 9 जिलों में चुनाव होना है उसमें अखिलेश यादव कहां टिकते हैं, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? मेरा सवाल ये है। ममता बनर्जी को लेके अभी मैंने सवाल ही नहीं किया। जी अभी आपको कहीं पटक के ना मारने लगाइए। इनकी सोच देख लीजिए, बहुत बढ़िया सोच है इनकी महिलाओं के लिए। यह है उपाध्याय जी, के उपाध्याय, संपादक यूपी उत्तराखंड INHN न्यूज, गजब के संपादक हैं जो कह रहे महिलाओं के लिए। वाह, फिर से आपके लिए ताली। बहुत बढ़िया सोच है। खैर आप में और SN सिंह साहब के लोगों में कोई फर्क नहीं दिखा मुझे आज। उपाध्याय जी बुरा ना मानिएगा। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं सवाल करूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों को गंदा कहा, मैंने उसका सवाल किया, आपको बुरा लगा। मैंने प्रधानमंत्री को लेकर के पूछा कि प्रधानमंत्री 3 दिन रहेंगे, आप कैसे मुकाबला करेंगे। इसमें अगर आपको बुरा लग रहा है और आप मुझे SN सिंह से जोड़े या किसी से भी जोड़े, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं आप पत्रकारिता मुझे सिखाने आए हैं, नहीं पत्रकारिता मुझे अपनी सीखनी है। मेरा अपना एक दायरा है, मैं सवाल पूछने आया हूं, आपको जवाब देना है, आपसे आप जवाब मांगेंगे, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे, जनता की तरफ से सवाल पूछते हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है इसमें। जी लारी साहब। मैम फिर से मिलाइए। मुझे लगता है कि उनका फोन कट गया है। हमारी टीम उसको जोड़ेगी। जब तक हम रफत फातिमा जी से बात कर लेते हैं। रफत फातिमा जी, प्रियंका गांधी ने बनारस में डेरा डाल दिया है। वो इस बार किसी होटल में नहीं रुकी है, कबीर मठ में रुकी है। तो कबीर मठ में रुकने की कोई खास वजह है, या उनको लगता है बुनकरों के वोट या मोबिलाइज करेंगी? जी फातिमा जी। बनारस और पूरे, हमें लग रहा है सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे यूपी से जुड़ी हुई हैं। और ये जो उन्होंने जहाँ पे रुकने का उन्होंने अगर निश्चय करा, तो जाहिर सी बात है ये एक मैसेज देता है कि वो हर वर्ग को मैसेज दे रहा है, जो वो चाहे समान वर्ग को मैसेज देता हुआ दिख रहा है। वो AC रूम या बड़े बड़े होटल्स में ना टिक के और आम लोगों से मिलती हुई दिख रही है। हर घर वो जा रही हैं जहाँ पे वो कभी जो है किसी संगीतकार क्या जा रही हैं, तबला वादक क्या भी गई हैं। वो पूरे बनारस में जगह जगह जाके लोगों से मिल रही हैं, वो आम जनता से जुड़ रही हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, जिनका जो सांसद है वहाँ के, वो 5 साल कहीं दिखते नहीं है। जो माँ गंगा के पुत्र वो लगातार आते रहे बनारस, वो लगातार दौरा करते रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वो दिखते नहीं है। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल वो आए ही नहीं, लगातार आए। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 2 दिन वहीं रहे वो। इसके पहले भी वो आते रहे, तमाम योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, और उसके लिए आए हैं। जी अभी अरुण मिश्रा जी से इस पे पूछ लेंगे, उनकी निष्पक्ष राय रहेगी। आप अपना जवाब दीजिए। फायदा पहुंचाने के लिए सवाल ये है कि वहाँ की विरासत को छीड़ करने के लिए वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जो सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए छोटी छोटी गलियों में जो मंदिर थे, 12 तो भैरव मंदिर और 9 दुर्गा मंदिर, उन्हें किस तरीके से तोड़े गए ये आपको भी पता होगा। जिस तरीके से बनारस को क्वेटों की बात करने वाले, जब माँ गंगा की बारी आती है तो RTI की रिपोर्ट कहती है 3867 करोड़ रुपए का जो है खर्चा हो चुका है, लेकिन आज भी माँ गंगा दूषित है। तो किस तरीके से गंगा की सफाई हुई है जो 2013 के बाद से लगातार दूषित होती जा रही है। और आस्था का प्रतीक माँ गंगा, जब वहां पे लोग जाते हैं श्रद्धालु तो पानी पीते हैं उसका, लेकिन उसमें इतना ज्यादा दूषित है कि उसको पी के सेहत पर उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। तो ये क्या इन्होंने करा है, इनकी कथनी करनी में अंतर दिख रहा है साफ साफ। और जो कॉरिडोर के नाम पे इन्होंने पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट सेक्शन को मजबूत करने की जो कवायद है इनकी, वो छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे दुकानें वहां से उजाड़ी गई हैं। तो बनारस की जनता भूलेगी नहीं ये सब। और प्रियंका गांधी जी लगातार वहाँ के जो जिस तरीके से नदी अधिकार यात्रा उन्होंने करी, मैं समझ गया। अरुण मिश्रा जी से सवाल लेते हैं। अरुण मिश्रा जी, जैसा फातिमा जी कह रही थी, लारी जी भी कह रहे थे, सवाल ये है कि बार बार ये मुद्दा आता है जब भी काशी कॉरिडोर की बात आती है कि वहां के 1 दर्जन मंदिर तोड़े गए, वहां की गलियों का जो है विकास रुक गया, और भी बहुत सारी बातें हैं। गंगा की सफाई को लेकर के
मामला उठ जाता है। काशी को क्योटो बनाने का था। आप लंबे समय से बनारस में हैं, बनारस की पत्रकारिता आप कर रहे हैं, बनारस के राजनीतिक दलों में और बनारस में होने वाले विकास कार्यों में आपकी सीधी रिपोर्टिंग रही है और भागीदारी रही है। ये क्या मामला है कि मंदिर तोड़ दिए गए? क्या इसका कोई दुष्प्रभाव आपको दिखाई देता है जनता के बीच में? और जो मंदिर तोड़े गए, जो बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वे मंदिर घरों में थे, मंदिर नहीं थे, घरों में मंदिर बने हुए थे, और जो घर तोड़े गए उनको मुआवजा दिया गया है, और जो मंदिर उनमें थे उनको एक जगह स्थापित किया गया है। अरुण मिश्रा जी, इस पर आपकी निष्पक्ष राय की अपेक्षा है। बनारस में प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, पहली बात मैंने फातिमा जी की और लारी जी की जो बात सुनी है उसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 30 बार बनारस आ चुके हैं अब तक इस अपने 7 सालों के कार्यकाल में। दूसरी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है उसको बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये था क्योंकि हर साल वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। अभी जो वहां इस बार ही कम से कम 5.5 लाख लोग महाशिवरात्रि पर दर्शन करने आए, तो गलियों की बसावट के बीच में वो मंदिर बसा हुआ था। जो लोग भी बनारस आए होंगे वो लोग देखे होंगे वहां, तो उन्होंने बड़े क्षेत्र में उसका एक विस्तार किया। उसमें किसी जो भी हो सकता है, कोई मकान हो उसमें कोई मंदिर रहा, बहुत सारे मंदिर मकानों में थे, लेकिन मंदिरों पर लोगों ने मकान बना रखे थे, वो खुल करके सामने आया। लोगों ने टॉयलेट बना रखे थे, वो खुल करके सामने आया। लेकिन जो मंदिर तोड़े गए, मैं ऐसे 27 मंदिर को जानता हूं जिन मंदिरों को आज भी संरक्षित करके रखा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास शिव कचहरी बोली जाती थी विश्वनाथ मंदिर में, जिसमें सभी घर देवता जो होते थे उनको भी उसी कॉरिडोर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आज भी जाकर के हर कोई देख सकता है। कॉरिडोर से बनारस के लोगों को शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर एक बात, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ के मुसलमान भी ये बात कहते हैं कि मंदिर कॉरिडोर से उनको एक फायदा ये हुआ है कि वहाँ का व्यवसाय बढ़ा है। मस्जिद अपने स्थान पर जस के तस है। ये यहाँ के लोगों के सोच में जो बदलाव हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ किसी वर्ग ने नहीं, कोई मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया, हिंदुओं ने कोई विरोध नहीं किया। मुसलमान आज भी इस बात को कहते हैं कि कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो जो साड़ी है वो दुकान के पास जा रहा है, जो माला फूल वाले हैं, जो नाविक हैं, उन सबको फायदा मिल रहा है। तो कॉरिडोर को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मुझे लगता है तो वो किसी चीज को, क्योंकि मस्जिद पर कोई असर नहीं पड़ा, मस्जिद अपने स्थान पे है। आज भी वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि मैं अभी भी नमाज अदा करने जाता हूँ, शुक्रवार को वहाँ जाते हैं लोग, और लोग वहाँ के प्रशासन और पब्लिक दोनों सपोर्ट करती है। तो विश्वनाथ मंदिर पर क्षेत्र को इस राजनीति के सूत्र में न लिया जाए। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है उस क्षेत्र में, 100 करोड़ से गलियों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। गलियां बहुत पुरानी हो गई थी, हजारों साल पुरानी गलियां हैं, तो उसको इस दिशा में देखा जाए कि विकास किसी ने किया। पहले यदि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो उन्होंने बड़ा कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो विजन जो उन्होंने सोचा था कि हम गोमती कॉरिडोर की तरह बरुणा को बनाएंगे, वो काम नहीं पूरा हो पाया। तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, तो वो स्वीकार्यता है और दूसरे दल के लोग भी स्वीकार करते हैं कि बनारस बदला है। जी ठीक है, ठीक है। सिंह साहब, भाजपा की ओर से लगातार अपराध और माफियाओं को कम करने का मुद्दा उठाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी की ओर से छुट्टा जानवरों का मुद्दा है। तो छुट्टा जानवर बनाम छुट्टा माफिया एक तरह से चुनाव में चल पड़ा है। क्या है ये? छुट्टा जानवरों से आप कैसे निजात पाएंगे? माफियाओं को लेकर के तो आपका जवाब रहता है, लेकिन छुट्टा जानवरों को लेकर के कोई माकूल सा एक संतुलित जवाब अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई नहीं देता। सो अब एक नारा चल गया है, छुट्टा जानवर या छुट्टा माफिया। माफिया का एक वीडियो अभी हम देख ही रहे हैं लगातार। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे 60 सेकंड दीजिएगा। 20 सेकंड में फातिमा जी का जवाब दे दूं, जरूरी है। अभी वो कह रही थी, फातिमा जी का ऑलमोस्ट जवाब अरुण मिश्रा जी ने दे दिया, फिर भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए, हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। दोनों लोगों का 20 सेकंड में। आप सब देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम है ही नहीं है, जो लोग काशी का नाम लेने से डरते और घबराते थे, वो काशी के विकास की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बताइए, जो मंदिरों का महामंदिर था उसको रोक लगाने के लिए 8 वकील खड़ा करते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करते हैं और कहते हैं कि हिंदू जो है वो मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं, लड़की छेड़ने जाते हैं। ये रहा है इनका जवाब। हमारे अभी समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे, आप देखिए कि आज राम भक्तों पर गोली इनके तरफ से चलाया जाता है, मऊ में दंगे इनके तरफ से चलाया जाता है, और ये कहते हैं कि
जो हनुमान के भक्त हैं, बजरंग दल वाले हैं, वो चले जाते हैं। अब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, पूरा डिबेट को डिबेट मत करिए, हम भी बोलेंगे आपसे। मैं चुप नहीं रहता हूँ अगर मेरे बीच में आप बोलेंगी। देखिए, मेरे बीच में आप बोलेंगी तो मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर सारा खराब हो जाएगा। अब देखिए, जब ये कहते हैं, आप देखिए कल किस तरह से कहा जाता है, जो सुरक्षा में लगे हुए सिपाही है, समाजवादी पार्टी के गुंडे उनसे लाठी डंडे से बर्खास्त करते हैं। कल का बयान आप देखे होंगे, वो कह रहे हैं कि लिस्ट बन रही है और जो है सरकार बनने के बाद हम उसका हिसाब करेंगे, मऊ का दंगा इनको याद है। अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपकी बात सुनने के लिए नहीं मैं बैठा हूँ। आशा का वकील खड़ा करके जो ये चाहता था काशी का नाम, अरे आपको अगर इतनी इज्जत थी, अगर आप हिंदुओं की इतनी चिंता थी तो आप बन जाने दी होती, काशी का विकास हो जाने दी होती, काशी का नाम लेने नहीं देते थे। अब मैं उपाध्याय साहब का एक बात का जवाब दे दूं, जिसको ये लोग उपाध्याय साहब आवारा पशु कहते हैं, वो गौ माता है हमारी। और सुनिए, हमने अभी 5 साल की सरकार में जो मनुष्य रूपी आवारा पशु थे, उनको ठिकाने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उपाध्याय साहब बहुत ढंग से किया है। और जो हमारे निरीह पशु है, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो हमारे आपके घर से ही उत्पन्न होते हैं। और जब वो गाय नहीं बछड़े होते हैं तो वो सार्वजनिक तौर पे छोड़ देते हैं। फिर भी उनके रख रखाव, खाने पीने की हम पूरी व्यवस्था करते हैं। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी गौकसी हो जाए। आपके माध्यम से बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि सारी व्यवस्था किया जाएगा। अभी जो मनुष्य रूपी पशु हो गए थे, उसकी व्यवस्था हो गई है। और जो पशु है उनसे तो हम प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए आदरणीय है, हमारी माता है, हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है। लारी साहब 7वां चरण जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जातीय आधार पे जिस प्रकार से प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं अनिल राजभर, उनकी सीट भी दुविधा में फंस गई है। बड़ा कड़ा संघर्ष है, ओम प्रकाश राजभर भी कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना चुनाव चिन्ह बूथ लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या ये सही है और क्या इससे दिक्कतें आ रही हैं? लारी साहब, ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है मेरा, ये जो फील्ड से आता है उसी के आधार पर मैंने आपसे पूछा। जी लारी साहब। मैं थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा, पहले एसएन सिंह साहब के जवाब करना चाहिए। जी, एसएन सिंह साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़े शिव भक्त और उनके जो नेता है फेगू चंद, वो अपने आप को बहुत बड़े शिव भक्त समझ रहे हैं कि हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया तो बहुत बड़े हम शिव भक्त हो गए। अरे रावण के ननिहाल के एरिया में पैदा हुआ आदमी कभी राम को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। और ये बहुत बड़े रावण के परिवार के हैं। तो सुन लीजिए एक चीज, एक श्लोक सुना रहा हूँ, एक मंत्र सुना रहा हूँ। मानेंगे हजार क्यों थोड़े न बनाएंगे? हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। हो गया आपकी बात? अब मैं बोल लूं? मुझे आप रफत फातिमा ना समझे, मैं बीच में नहीं टोकता हूँ किसी को। सुनिए, श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषिते नीलकंठम चंद्रीधरे देवाधिदेव नमोस्तुते। ये रावण का मंत्र है। जाइए रावण, ये शिव का मंत्र है, जाइए शिव पुराण में ढूंढ लीजिएगा। तारिक अहमद लारी अपना नाम चेंज कर देगा। और इस मंत्र से किसने किसको साधा था वो जानिएगा। पहले आप बहुत बड़े हिंदू और सनातनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तारिक अहमद लारी हो सकता है आपसे ज्यादा जानता हो और आपसे ज्यादा कुछ लोगों से क्लोज हो, तो इसलिए उछलना नहीं चाहिए, इसलिए उछलना नहीं चाहिए। एसएन सिंह साहब, बाद में बात करूंगा ना आपसे, आप इसका जवाब दीजिएगा। बीच में टोकना अच्छी चीज नहीं है, आराम से आप जवाब पूरा मौका दूंगा। जी सिंह साहब, हाँ बोलिए। बात कह रहा हूँ उसको आप समझिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा शिव भक्त ना समझिए, ना राम भक्त समझिए। आप लोग धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के धंधा करने वाले लोग हैं। हम धर्म का धंधा नहीं करते हैं। तारिक अहमद लारी आपको कलमा भी सुना रहा है, तारिक अहमद लारी ने आपको शिव का मंत्र भी सुनाया। और कहिए तारिक अहमद लारी आपको गीता का भी श्लोक सुना दे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यहं साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जरा आप कोई कलमा सुना दीजिए, मुझे मान जाऊंगा आपको बहुत बड़े आप देशभक्त हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं है। आपके हिंदू मुस्लिम करने को नाल गंदे विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए,
वहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर था। आप क्या दीजिए पूर्वांचल की सीटों को लेकर के मेरा सवाल था, पूर्वांचल की सीटों को लेकर के मेरा सवाल था कि क्या ओम प्रकाश राजभर की या अनिल राजभर जी की सीट बहुत संघर्ष में फंस गई है? क्योंकि जिन इलाके में अब चुनाव है वहां न तो यादव बहुतायत में है और न ही मुस्लिम बहुतायत में है। अगर मुस्लिम है तो यादव नहीं है और यादव है तो मुस्लिम नहीं है। ऐसे में अन्य जातियों का वोट कैसे समाजवादी पार्टी जुटाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, राजनीतिक सवाल है मेरा। आप हमसे पूछ रहे हो उपाध्याय जी? जी, आपसे देखिए उपाध्याय जी, वही मैं आपको कहने जा रहा था। इनके सवाल का जवाब देना जरूरी था क्योंकि धर्म आधारित थोड़ा सा था। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देंगे बाद में। हाँ, वो उनका दे दिया मैंने, उनको दे दिया, उनको मिर्ची भी लग गई, उन्होंने बोल भी दिया। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो आप कह रहे हैं ये फर्जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम वो काम नहीं करते, हम सबके साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये लोग इतना बौखला के इतनी गंदी भाषाओं का प्रयोग ना कर रहे होते, औरतों का चीरहरण ना कर रहे होते और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ धक्का, जो लेडी है उसके साथ धक्का मुक्की ना कर रहे होते। इसको कहते हैं दिमागी दिवालियापन, जो जनता ने इनका निकाल दिया है। ओरिजिनली दिमागी दिवालियापन अब दिख रहा है इन लोग का, क्योंकि जनता ने इन लोग को बहुत बुरी तरह से नकारा है। इतनी बुरी तरह से हर उसने नकारा। मैं किसी धर्म की विशेष की या किसी जात की बात नहीं कर रहा हूं, सबने निकाला है इनका। सबने इनका धार्मिक जो इन्होंने पिटारा तैयार किया था धर्म के आधार पे, उसको उठा के गंदे गटर में फेंक दिया। साथ में इनको भी उसी में फेंक दे रहे हैं, उसी में ढक्कन लगा देंगे। और 2024 में नरेंद्र मोदी तराही करेंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी जहां धर्म की बात करती है, अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत जिन्ना से की थी। जरूरत सबको पड़ती है। कहीं पर भी विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर चुनाव होता नहीं दिख रहा है। या तो जाति के नाम पर हो रहा है, या धर्म के नाम पर, या मुस्लिमवाद के नाम पर हो रहा है। ये तो हम सब ने भी देखा। जिन्ना भी बोले वो पाकिस्तान अच्छा है, ये भी उन्होंने बोला। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं अखिलेश ने भी की ना, इसी के बाद फिर ये बाकी सारी चीजें आ गई चुनाव मैदान में। जिन्ना की तारीफ तो इनके सबसे बड़े गुरुदेव जो हैं वो अडानी जी करके आए थे पाकिस्तान की धरती। तो अडानी जी कहाँ है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अडानी जी तो इन्होंने उनको वो कर दिया, अडानी जी कहाँ है देख लीजिए। बर्बाद कर दिया, पार्टी ने उनको बर्बाद कर दिया। आज बेचारे भीख मांगने की नौबत भी नहीं है उनकी कि उठ के भीख भी मांग सके। खैर, ये तो इन लोग के पार्टी का इंटरनल। मुरली मनोहर जोशी जी की क्या हैसियत है देख लीजिए। जो संस्थापक लोग थे आज वो कूड़े में चले गए और संस्थापक लोगों के जूते उठाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। तो जब नौकर प्रधानमंत्री बनता है तो नौकर सर्वोच्च जगह बैठता है तो हमेशा गर्दन काटता है। तो उसने गर्दन काट दिया अडानी जी की। ये होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आप ये देखिए, आप हमको कह रहे हैं अरे एसएन सिंह साहब भाई काहे बीच में पकड़ दिए जा रहे हैं महाराज? क्यों मंगवा रहे हैं मुलायम सिंह को? क्यों भीख मंगवा रहे हैं भाई? कौन सा भाई बीच में क्यों पकड़ दिए जा रहे हैं? मालूम है आप हार रहे हैं, इतना उतावलापन ना दिखाइए कि सबको पता चले कि आप भी चुल्लू भर पानी में डूबने लायक नहीं बचे। इतना उतावला ना हो, हार रहे स्वतंत्र है ना, बहुत ज्यादा स्वतंत्र है आप, बहुत ज्यादा स्वतंत्र है। भीख मांगने के लिए 3 दिन प्रधानमंत्री। फातिमा जी, आप इन चुनाव को किस नजरिए से देखती है? कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है? ये हर चरण में जब आप हमसे जुड़ी हैं हमने ये सवाल पूछा है, लेकिन चुनाव फेज वाइज है। तो इस फेज में आपके मुद्दे क्या है, पूर्वांचल के मुद्दे क्या है? और पूर्वांचल की जो गरीबी है, पूर्वांचल की गरीबी को लेकर के बड़ा ये रहा है कि यहाँ पर इतना विकास कार्य नहीं हो पाया। अब ये दावा रहता है कि पूर्वांचल में समुचित विकास हुआ है, लोगों को घर मिले हैं, गैस मिली है, बिजली फ्री मिली है, इसके अलावा किसान सम्मान निधि मिल रही है और राशन मिल रहा है। राशन के मुद्दे का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जी फातिमा जी। आ रहा है कि जब बात होती विकास की, जब होती परिवर्तन की, जब होती बदलाव की, तो ये जो सांप्रदायिक एजेंडा खेला जाता है ये कहीं ना कहीं भटकाने के लिए करा जाता है। पोलराइजेशन का खेल यही है कि आप जनता के विकास की बात ना करें, आप मुद्दों पे बात ना करें। जब हम परिवर्तन की बात करेंगे तो आप ले आएंगे कि धर्म की बात करेंगे, तो धर्म ये लोग समझ चुके हैं जनता धर्म के नाम पर धर्म की बात बहुत कम कर रही है। वो तो बुलडोजर की बात कर रही है, माफियाओं की बात कर रही है। कहाँ धर्म की बात इस बार नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये तो कह रहे हैं हमने बुलडोजर चलवाया, माफियाओं की जमीनें
नेस्तनाबूद की, उनकी बिल्डिंगें गिराई, कानून व्यवस्था की, राशन और शासन की बात कर रहे हैं। इस बार धर्म की बात कहाँ है? शासन की बात भी कैसे करी जा रही है एहसान जताकर? जब आप बता नमक अगर आप राशन दे रहे तो एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी जिम्मेदारी पर। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने भी एहसान जताया था। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा एहसान जताया था। हमने कोई एहसान नहीं जताया मनरेगा को लेकर। एहसान ही अपनी योजनाएं बताई। हमने नहीं जताया, वो कह रहे हैं हमने नहीं जताया। तो अपने अपने दावे हैं, जो काम करेगा वो गिनाएगा भी उसको। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठ के एक बूढ़ी औरत की बात को जिस तरीके से नमक खाया की बात करेगा, वो कहा जाएगा? क्या आप सार्वजनिक मंचों से तरीके से एहसान की बात करेंगे? राशन बांटने में एहसान नहीं है। आप विकास की बात करें, जनता अपने मुद्दों पे ही वोट देगी। जो आप ये चुनाव है वो जनता अपने मुद्दों पे ही वोट करेगी। सिंह साहब बीच में टोकिए मत। नहीं सिंह साहब आप चुप रहिए, जब आपकी बारी है बोलिए, बीच में टोकिए मत। जहाँ तक जनता के विकास की बात, विकास नहीं हुआ है, जनता परेशान है और जनता यही परिवर्तन ला के दिखाएगी। तो 10 मार्च को आप रिजल्ट देख लीजिएगा। नहीं सिंह साहब बोलने देंगे तो हम बोलेंगे, वरना हम चुप ही रहना बेहतर समझेंगे। सिंह साहब एक बार बोल लेने दीजिए, फातिमा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपको जवाब देने का पूरा अवसर दूंगा। सिंह साहब देखिए, जो ज्यादा चीखता है समझ लीजिए सबसे बड़ा झूठा होता है, लफाजी करता है। अगर सच बात है तो विकास के दावे हैं आपके, दिखाइए आप सारी योजनाएं। क्यों नहीं आप सार्वजनिक मंचों पर अपनी योजनाएं बताते हैं? लेकिन आपके पास सच में विकास नहीं है, धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। होर्डिंग पोस्टर पर जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुए वो दिख रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार करे गए। तो प्रचार मंत्री ने कोई विकास नहीं करा, जनता समझ चुकी है। सिर्फ झूठ और लफाजी हुई है, और अभी भी लफाजी, यूक्रेन के मामले में भी लफाजी हुई है। अब जाके जब इतना दबाव पड़ा है तब जाके हमारे बच्चे वहां पर जो है थोड़े बुलाए गए, उसको भी इवेंट बना दिया गया। कोरोना में भी इवेंट बना दिया गया लोगों की मौत को। तो ये इनका कथनी करनी में अंतर दिखा रहा है। जनता भी समझ चुकी है। जिस तरीके से कोरोना में एक एक घर में लाशें उठी हैं, कोई घर ऐसा नहीं जो परेशान ना हो। जब गंगा माँ पे लाशें जो है बह रही थी, उसके नामी तक छीन ली गई, तो अब उसकी क्या बात करी जाए? तो ये सिंह साहब की बातें हैं जो यहाँ बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जनता आपको खदेड़ चुकी है। आप अरुण मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। अरुण मिश्रा जी, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है और जो सुशासन है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावे करती है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? पूर्वांचल में क्या वह असर दिखाई देता है? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मिश्रा जी। सर मुझे लगता है कि अभी बनारस समेत 10 जिलों की जो 61 सीटें हैं, उसमें सभी दलों के लोग आकर के बनारस में आज कल से ही डेरा डाले हुए हैं, और बड़ी सभा अखिलेश यादव ने भी किया है। उन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश की है कि इस बार ये 61 सीटों पर हमारी कुछ न कुछ प्रभाव रहे। उन्होंने कोशिश ये किया है कि जो सुहेल देव पार्टी से गठबंधन है उसका वोट ट्रांसफर हो सके। यहाँ वोटों के ट्रांसफर को लेकर के बड़ी दिक्कत है, चाहे वो जो भी छोटे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसमें उन्होंने 2 बड़ी जो योजनाएं उनकी रही है। एक तो उन्होंने जो हाईवे परियोजना जो उन्होंने इधर किया बनारस से गाजीपुर आजमगढ़, जो उन्होंने एक हाईवे परियोजना के चलते जो दूरी कम कर दी, लोग हाईवे किनारे अपने रोजगार विकसित करने के लिए जो काम करना शुरू किए, वो जनता के बीच में एक बड़ा काम किया है। दूसरा सर, जो 6,000 रुपए किसानों के बीच में आ रहा है, जो हमने बहुत सारे जाकर के लोगों से बात किया, गाजीपुर गया, मऊ गया, बलिया गया, जाकर के लोगों से बात किया, तो जो छोटे किसान है उनको लगता है कि 6,000 रुपए मेरे खाते में आ रहे हैं। ये ऐसा न हो, बीजेपी वहां जाके ये भी बात कह रही है कि सरकार यदि नहीं रही तो आपको 6,000 रुपए मिलना भी बंद हो जाएगा। लिहाजा उनके मन में ये आता है कि अरे यार 6,000 रुपया मुझे मिल तो रहा है। यही बात वो राशन को लेके भी छोटे छोटे घरों में जाके ये बात कह रहे हैं। तो अब सर ये है कि जो छोटे छोटे जो स्पॉट हैं, छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो बीजेपी के साथ कहीं न कहीं उनका जो झुकाव दिखता है कि हमको राशन मिल रहा है, किसानों को हमको मिलता है, ये दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सुहेल देव राजभर या अनुप्रिया पटेल की जो कृष्णा पटेल हैं, कृष्णा पटेल मां हैं, उनकी पार्टी कमेरावादी के जो वोट हैं उसको हम किसी तरह ट्रांसफर करा दें। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो 5 साल से समाजवादी पार्टी के लोग तैयारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला। मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने यहाँ बनारस को लेकर के। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ वो उनके ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं अरविंद राजभर, और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ 5 प्रत्याशी ऐसे, 5 उम्मीदवार ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पिछले चुनाव में 2012 में 2017 में 70 या 60 हजार वोट पाया था, अब उनको टिकट नहीं मिला। तो वो अरविंद राजभर के साथ अपने समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। वहां खतरा इस बात की है कि क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा। ये बड़ी बात समाजवादी पार्टी के साथ है।
बीजेपी को तो ये लगता है कि हमारे जो वोटर हैं। बात की अरुण मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ। लारी जी, अरुण मिश्रा जी ने बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात कही है और उसका जवाब, चूंकि अब मैं सवाल बहुत बनता नहीं है, ये जो वोट ट्रांसफर को लेकर अरुण मिश्रा जी ने कहा है, तो उस पर आपकी पार्टी किस तरीके से इसको मैनेज करेगी? टिकटों को लेकर के बहुत सारे सुर सुनाई दिए हैं, बहुत सारे विरोधाभास सुनाई दिए हैं कि टिकटों को लेकर के नाराजगी है, वो चाहे फाजिल नगर में रही हो, चाहे वो इधर बनारस के इलाके में जो अब जहां चुनाव होना है उन इलाकों में रही हो। टिकटों को लेकर के मिस मैनेजमेंट की बातें समाजवादी पार्टी की बहुत सुनाई दी है। लारी जी, देखिए, सब अफवाह है कि टिकटों का मैनेजमेंट नहीं हुआ। एक टिकट होता है, उस पर 10 लोग तो लड़ नहीं सकते हैं उपाध्याय जी। हाँ, ये बात सही है। पत्रकार महोदय जो कह रहे हैं कि 8-8 लोग थे, गलत जानकारी है। 15-15 लोग थे, आप गलत जानकारी रखते हैं। लेकिन वो 15 के 15 वापस है, समाजवादी में इंटैक्ट है। अगर एक आध कोई चला भी गया तो क्या कर सकते हैं भाई? किसी को हम गुलाम नहीं समझते हैं। जैसे बीजेपी वाले हर किसी को तो गुलाम समझते हैं, हम गुलाम नहीं समझते भाई। वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो आया है, उसका मन हमसे लगा है, हमसे मन भर गया उसका, या हमसे मन नहीं लग रहा है, चला गया। टिकट की परेशानी हो या कोई भी विरोध हो, वो अपना चला गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई उसका हाथ पैर तो तोड़ेंगे नहीं, ना उसका काले झंडे दिखाएंगे, ना उसकी बेटी को हम लोग धमकी देंगे। वो भी सांसद होते हुए बेटियों को धमकी दी जाती है, तो वो भी काम हम नहीं करते कि औरतों को धमकी दे। ये भी काम हम नहीं करते हैं कि औरतों मर्दों को आगे करके औरत मुख्यमंत्री को धक्का दे, गाली दे। ये भी काम हम नहीं करते हैं भाई। कोई अगर इंडिपेंडेंट है, जाना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम टू गो। यू आर कमिंग, मोस्ट वेलकम। तुम जा रहे हो, भीड़ कम, सीधी सी बात है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे वहां आप सिर्फ 2-3 सीट कर रहे हैं, हमारे वहां हर सीट पे 8 से लेकर 12 प्रत्याशी तक थे, जिसमें से कुछ बहुत सीटें ऐसी थी जिसमें एक आध प्रत्याशी जो टिकटार्थी थे उन्होंने पार्टी छोड़ी है, बाकी सब इंटैक्ट रहे हैं। आप वहीं आइए, इनका तो सिटिंग 3-3 मंत्रियों ने पार्टी छोड़ दी, 12-12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इनके वहां तो 20 क्या नाम है, कितने टिकटार्थी थे, इनके वहां तो बाकायदा पार्टियां छोड़ी गई है। छोड़ के जो हमारे वहां समाजवादी में आए और चुनाव भी नहीं लड़ रहे, हम लोग की मदद भी कर रहे हैं बीजेपी के साथ, तो ये भी है। ये भी तो आप देखिए, आप सिर्फ एक समाजवादी पार्टी, राजभर समाजवादी पार्टी और राजभर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अरुण जी। दोनों तरफ देखिए आप, हर तरफ चलता है ये कहानी। क्या बीएसपी के लोग नहीं आए? क्या कांग्रेस के लोग नहीं आए? क्या बीजेपी के लोग नहीं आए? सब जगह बात ठीक है। लाली साहब, मैं 2-3 बता दूं। एक घोरावल सीट है, मिर्जापुर वहां पड़ता है, सोनभद्र में मरिहान पड़ता है। 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कमेरावादी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और जबकि गठबंधन के बावजूद वहां समाजवादी पार्टी भी टिकट देकर चुनाव लड़ रही है। मेरा ये कहना है कि ऐसी आधा दर्जन सीटें तो आप ऐसे ही है जहां दोनों पार्टी, जहां गठबंधन है वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वोट बिखरेगा आपका। वहां कहीं न कहीं से नैतिक रूप से आज की तारीख में आपकी पार्टी कमजोर दिखाई पड़ रही है, जहां दोनों गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव उतर गए हैं इस समय। अब बागी प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है पूर्वांचल में, चाहे बलिया हो चाहे गाजीपुर हो, आपके गठबंधन के साथ में बागी प्रत्याशियों की संख्या मुझे जो लगता है वो दिखाई ज्यादा पड़ रही है। और चुनाव में हार जीत जो होता है वो 8 से 10 हजार, बहुत ज्यादा से ज्यादा। यदि बागी प्रत्याशी, सुरेंद्र सिंह को भाजपा से ही ले लीजिए, उन्होंने बागी प्रत्याशी लेकर के खड़े हैं, नुकसान वहां बीजेपी का होना तय माना जा रहा है। तो उसी तरह मरिहान, घोरावल, चुनाव, जहां भी आपके प्रत्याशियों के गठबंधन के लोग भी खड़े हो गए हैं, वहां आपके नुकसान हो सकता है, ये मेरा कहना है। बस नहीं अरुण जी, मैं एक बात बता रहा हूं। इस समय जनता जो है वो अर्जुन बनी हुई है, उसका लक्ष्य सिर्फ एक दिख रहा है। जैसे अर्जुन को दिखता था मछली की आंख, वैसे इनको एक लक्ष्य दिखाई दे रहा, बाबा को भेजना, इनकी सरकार को हटाना। तो वो 2 ही 3 चीजें जानती है कि जहां पे समाजवादी का अनाउंसमेंट है समाजवादी लड़ रही है, जहां पे उसके साथीगढ़ लड़ रहे हैं वहां पे साथीगढ़, और जहां पे दोनों लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी के बारे में आप हम इत्मीनान से बैठकर 7 तारीख को शाम को बात करेंगे, उस पर मैं पूरा खुलासा करूंगा। कुछ चीजें होती है उसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल खुलासा। सिंह साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल में अब ये आखिरी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज इस समय बनारस में हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं। अगर इतना सारा विकास कार्य हुआ है तो इतना प्रेशर बनाने की जनता पर क्या जरूरत है कि इतने सारे नेता, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ये सारे नेता वहां डटे हुए हैं।
ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है सिंह साहब? सभी चुनाव हो, चाहे देश में कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत से लड़ती है। और हमने जो विकास के कार्य किए उसको भी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में रखे थे कि हमने 42 लाख आवास दिया, हमने 2.5 करोड़ शौचालय दिया, हमने 1.5 करोड़ लोगों को बिजली दिया, हमने 1 करोड़ 40 लाख लोगों को ये योजनाएं दी। सारी चीजें हमने बताया कि 7 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले, इस तरह की चीजें हमने बताई। लेकिन उसके बाद भी हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं। अब जनता जो सुनिए, और हम जनता के ऊपर एहसान नहीं जता रहे हैं, जनता खुद कह रही है कि जो जनता की चीज थी पहले समाजवादी पार्टी के लोग खा लेते थे और वो परिवार का पेट भरते थे, पर्ची पे सरकार चलाते थे, सिर्फ एक क्षेत्र का काम करते थे, सिर्फ एक धर्म के लिए कार्य करते थे। आप देखिए इनके आप बिजली की भी जाति और धर्म का बिजली जो है क्षेत्र देख के आती थी, मुहर्रम पे आती थी, दिवाली में नहीं आती थी, बिजली दशहरे में नहीं आती थी, ईद में आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है, बिजली सभी समय में आती है। हम देखिए इनके समय में अगर मऊ में दंगा हो जाता है तो मुख्तार अंसारी के गले में माला पहनाया जाता है, उसके ऊपर सेंध छिड़का जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुख्तार अंसारी हाथ जोड़कर और आते हैं, विनम्रता से आते हैं, कहते हैं मैं अपराधी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनिए, और इनके यहाँ आप देखिए अभी कल का बयान देखिए, इनके यहाँ अखिलेश यादव से लेके अब्बास अंसारी तक लिस्ट बना रहे हैं। किसके लिए लिस्ट बना रहे हैं भैया? आप जनता को झूठ धमकाने का काम कर रहे हैं। आप क्यों ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं आएगी तो हम घरों में आग लगा देंगे, हमारी सरकार नहीं आएगी तो हम सबक सिखा देंगे? अरे आप सुनिए, बाबा का बुलडोजर तैयार है ऐसे लोगों के ऊपर चलाने के लिए। हम उनकी संपत्ति सुनिए, हम उनकी संपत्ति भी जब्त कर देंगे जो इस तरह के गैर कानूनी काम करेंगे। ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए ये आदरणीय मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, जिसमें उनके ऊपर एक परम मुख्यमंत्री आजम खान साहब थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर जो है कानून को हाथ में, अब ये देखिए 5 साल में दलित क्यों नहीं है? आज प्रदेश की जनता तुलना कर रही है कि हम वोट किसको करें, हम परिवारवादियों को वोट करें कि जो समाज का कार्य करता है। हम ऐसे लोगों को वोट करेंगे एक धर्म के साथ खड़ा हो जाता है जो सर्व धर्म का विकास करता है। आज मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि अपने सुख अपने सुविधा के लिए आज संविधान को हाथ में लेकर मानवाधिकार का उल्लंघन कर 3 बार तलाक समाप्त करके आज जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें लगाम लगा दिया। आज दर्द इस बात का है, आज स्वप्न में भगवान आने लगे। अगर अध्यक्ष साहब विकास नहीं हुआ होता तो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले तो स्वप्न में भगवान नहीं आते। ज्यादा गर्म हो गई है, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। फातिमा जी आप लगातार बहस में रहती हैं और आपके जवाब बड़े सधे हुए रहते हैं और तथ्यों पे आप बात करती हैं। कांग्रेस आपको इस चुनाव में कहां दिखाई देती है? बिल्कुल गैर राजनीतिक जवाब या राजनीतिक जैसा आप देना चाहें, लेकिन कांग्रेस इस समय कहां दिखाई देती है आपको? कांग्रेस आपको हाथरस में दिखी, कांग्रेस आपको उन्नाव में दिखी, कांग्रेस आपको प्रयागराज में दिखी, कांग्रेस आपको उम्बा में दिखी, जब और सारे राजनीतिक दल सोशल मीडिया और ट्विटर मानता हूं कि इस बार विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नजर आई, लेकिन बावजूद उसके ये जितनी भी सक्रियता है प्रियंका गांधी की या कांग्रेस की, वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? कहां कमी रह रही है? क्या सांगठनिक स्तर पे या पार्टी अपनी बात को नीचे तक पहुंचा नहीं पा रही है? फातिमा जी होने दीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक अलग जलाई और जनता के बीच में एक विमर्श पैदा कर दिया, आज जनता समस्याओं पे बात करी, आज जनता मुद्दों पे बात करी। जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने पूरी तरीके से जो है ध्रुवीकरण का जो खेल खेला था,
जनता समझ चुकी है आज जो है जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने उनके बीच में एक विमर्श और सोचने का एक विषय पैदा कर दिया है कि अब धर्म जात से ऊपर उठ के आप अपने विकास की बात करिए, आप अपनी क्षेत्रीय समस्याओं की बात करिए, आप परिवर्तन की बात करिए। जब आप जवाब मांगेंगे तब ये जवाब देंगे ना। आप सवाल तो करिए, सवाल पैदा करने की जो एक अलग जलाई वो प्रियंका गांधी ने दिखा दी। तो आज प्रियंका जी ने क्या वजह रही फातिमा जी, मानता हूं, लेकिन क्या वजह रही कि जो पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूं लड़ सकती की पोस्टर गर्ल थी, वही छोड़ के चली गई? आखिर क्या कांग्रेस से क्या दिक्कत हुई उन लड़कियों को? युवा लड़कियां थी, वही छोड़ के चली गई। कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस ने तो उनको पोस्टर गर्ल बनाया था, कांग्रेस की दिक्कत नहीं थी, उन लड़कियों की दिक्कत थी। से क्या दिक्कत हुई? वो जाहिर है निजी अपने कुछ होते हैं, निजी जो एक लालच होती है, हर को टिकट नहीं मिलता है, उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत एक फैसला तो वो चली गई। उस पे ना हमारे क्या कोई लोकतंत्र में देखिए सबको आजादी होती है, हमारे क्या रोकना और जबरदस्ती करने की कोई हक किसी को नहीं है। तो उनको पोस्टर गर्ल का जो एक तमगा दिया था वो भी कांग्रेस ने ही दिया था, इस लायक बनाया था। और आज हम लोग जो बैठे हुए हैं पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हमको भी कांग्रेस ने आज इस स्तर पे लाए हैं जो हम आपके सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस ने उनको पोस्टर गर्ल बनाया, अब उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत कुछ इच्छाएं होंगी, इसके चलते वो चली गई। तो हमें लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोकतंत्र में बड़े बड़े नेता आते जाते हैं, ऐसी हर पार्टी में आप देख रहे हैं चुनाव होता है। तो हम कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है, आप देखिएगा आगे चल के कांग्रेस किस तरीके से इतिहास रचेगा। इन चुनाव में ये 2022 के जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस कितनी सीटें अपनी मान के चल रही है कि भाई इतनी सीटें तो हम जीत ही जाएंगे? देखिए ये तो 10 मार्च को हम ज्योतिष नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से हम हर सीट पर पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है 300 जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 300 जीतेंगे, सीटें कुल 403 है, आप बताइए। नहीं, हमने कोई ज्योतिष नहीं है, ये 10 मार्च को जनता का जो रुख होगा, जिस तरीके से हमको जहाँ पे देखेगी वो जरूर लाएगी, और इसलिए हम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने के हक में नहीं रहते हैं। और 10 मार्च आपको जनता का रुख पता चल जाएगा, इसलिए हमें लगता है कि बात वही करनी चाहिए जो अच्छी लगे। बिल्कुल। मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, ये बताइए कि ये जो प्रियंका गांधी वहां कबीर मठ में रुकी हुई है, उसकी कोई खास वजह है, कोई राजनीतिक खास वजह है आपको दिखाई देती है? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब मुझे लगता है अरुण मिश्रा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लारी साहब, एक सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी अति उत्साह में है, और इस अति उत्साह में कुछ ऐसे वीडियो जारी हुए हैं, कुछ ऐसी तकरीरें जारी हुई हैं, आपके प्रत्याशियों की कह लें या आपके नेताओं की कह लें, उससे अंत में चुनाव से पहले अगर इस तरह का जारी होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होता है। हाल ही में अभी मुख्तार अंसारी के बेटे का जो वीडियो पूरे तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, पुलिस ने भी उस पर संज्ञान ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को तो आपने बैठे बिठाए ऑक्सीजन दे दी उस इलाके में। क्या 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 आपकी आवाज कट के फिर से कहिएगा एक बार। मैं ये कह रहा हूं लारी साहब कि एन चुनाव से पहले आपके प्रत्याशी हों या आपके कुछ ऐसे नेता हों, उनके आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ, आ रही है आवाज, अब आ रही है। किसने क्या कहा ये बताइए। हाँ, जैसे मुख्तार अंसारी का एक वीडियो जारी हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर पुलिस ने भी उस पर संज्ञान ले लिया है। तो इस तरह के जो वीडियो जारी हो रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान ही होना है, और उसका भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्राणवायु हो जाता है। तो चुनाव से एन वक्त पहले ये अति उत्साह में इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का अपने जो नेता है उन पर कंट्रोल नहीं है? लारी साहब, पहली बात है मुख्तार अंसारी साहब हमारे पार्टी के नेता नहीं है, ना हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, समर्थित तो है गठबंधन में नहीं, हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो मुख्तार अंसारी तो वैसे ही चुनाव नहीं लड़ रहे और हमारी पार्टी से तो लड़ भी नहीं रहे हैं। उनके साथ लड़ रहे हैं। भाई प्लीज बात सुनिए, उनके साथ गठबंधन के टिकट से लड़ रहे हैं। तो बाप अगर बेटे के चुनाव के लिए अगर जनता से अपील कर रहा है तो अपील करने में कौन सी बात है? इन्होंने कह दिया कि हिंदू खतरे में है, अगर तो इलेक्शन नहीं जीते हम लोग तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। ये तो देख लीजिए आप, ये भी तो है, ये भी तो आप उठाइए ना मुद्दा कि कैसे कहा इन्होंने कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उनको मोदी जी के अब्बा भी उतर के आ जाएंगे इस धरती पर वापस, तब भी ना रोक पाएंगे। देखिए समाजवादी पार्टी का सीधे कहने में आपको डर क्यों लग रहा है? आप लोग तो डरते नहीं है लारी साहब,
जो आदमी डरता नहीं वो टीवी पे डर क्यों रहा है लारी साहब? तो आप कहेंगे कि आप गलत लारी साहब आप डर क्यों रहे हैं? आप बतला दीजिए कि हम लोग जीतेंगे तो हम गुंडा। मैं कहता हूँ कि इनसे कहिए कि अपनी बारी का इंतजार कर ले, हम भी सुन ले, ताकि क्या बोल रहे हैं तो हम कायदे से जवाब दे ले। ये वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बात को उलझा के जनता तक मेरी बात पहुंचने नहीं देना चाहते। इनको डर है, इनको मालूम है कि हार रहे हैं और बुरी तरह से हार जाएंगे। कहीं हम तो समाजवादी तो 47 पर रुक गई थी, कहीं ऐसा ना हो हम 10-12 पे रुक जाए। इनको ये डर लगा हुआ है, इसीलिए बीच बीच में उचक उचक के बरसाती मेढक की तरह उचक जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो रतन सिंह साहब, अभी आपकी भी बारी आएगी, पूरा दिल खोल के बोलना। आप उपाध्याय जी, हाँ जी, आप अगर बेटे के लिए जीतने के लिए अपील कर रहा है तो कोई बात नहीं है। मेनका गांधी जी का भी आया कि ये लोग फर्जी लोग हैं, और वरुण गांधी जी ने तो ना जाने क्या क्या कह दिया, वो तो सिटिंग सांसद हैं इन लोग के, उन्होंने ना जाने क्या क्या इस सरकार के लिए कह दिया। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस 2 सीटों पर रहेगी। एक तो कन्फर्म है जो हम लोगों ने छोड़ रखी है प्रमोद तिवारी जी की लड़की के लिए, दूसरी हो सकता है अखिलेश भैया जीत जाए, और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वो ये जीत जाए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं जवाब होता दीजिए, लारी साहब का जवाब आप ही दीजिए। प्रफर जी फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे। हम आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन डिस्कसिंग दिस मैटर। ये बहुत छोटा मैटर है हमारे लिए, हम छोटे इस समय बेकार में बुला लेते हैं आप लोग को। यहाँ आप लोग है ही नहीं कहीं, आपसे ज्यादा सीटें तो मायावती जीत के लाएगी, उनको हम कहाँ हैं कहाँ नहीं पूरा आप तो 2 सीटों पर लेकर आ रहे हैं, इनसे क्या बहस करूं मैं? इसलिए आप ना बताइए, ये कहीं 3 में 13 में कहाँ है कहाँ नहीं। फिलहाल अपना जो है मंथन करिए, आप ये बीच में कूद जाती है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और हमारे पास समय इतना ही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होना है, और बस उसके 3 दिन बाद उसका परिणाम आना। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल के इस रण में बनारस पे आकर के लड़ाई टिक गई है। बनारस में सभी बड़े नेताओं ने डेरा डाल रखा है। आखिर पूर्वांचल में इतना है क्या? क्योंकि पूर्वांचल ने ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीटें दी थी। क्या इस बार उन सीटों का नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है? समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। उनके अनर्गल वीडियो भी जारी हो रहे हैं, जाहिर है उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। बहरहाल ये चुनाव है, चुनाव में इस तरह की बातें, इस तरह की गर्मा गर्मी चलती रहती है। मंच से भी एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं। अंतिम परिणाम तो 10 मार्च को ही आएगा, तब तक हमें इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।